विनायक दामोदर सावरकर एक कायर थे, देशद्रोही थे जो हमेशा अंग्रेज के नौकर बन के रहना चाहते थे। ऐसा कहना है कुछ पॉलिटिकल लीडर्स का। ये देखा आपने, और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है। आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूँ, अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूँ, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ। जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी। डीयू के कुछ बच्चे ने तो सावरकर जी को अपमानित करते हुए उनके मूर्ति पर चप्पल के हार तक पहना दिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे नेता हैं जो सावरकर जी को अपना भगवान मानते हैं। उनका कहना है कि सावरकर जी होते तो भारत 35 साल पहले यानी 1912 में ही ब्रिटिशर से आजादी दिलवा देते। ये वीर सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। क्या गांधी जी की वजह से आजादी 35 साल देर से मिली? बिल्कुल। इनफैक्ट इंदिरा गांधी जी भी एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने सावरकर जी को एक रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया, एक वीर कहा था। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या सावरकर जी वीर थे या फिर गद्दार, शूर थे या डरपोक, विजनरी थे या फिर ब्रिटिशर्स के नौकर? और अगर वो शूरवीर थे तो उनकी वीरता की कहानी आखिर किसने छुपाई? क्या उनके साथ नाइंसाफी हुआ? और अगर हाँ तो वो इंसान कौन है? क्या वो गांधी जी थे या फिर कोई और? अगर सावरकर जी की आइडियोलॉजी से देश 1912 में ही आजाद हो जाता, 1912 तक हम इनको मार मार के भगा देंगे, तो क्यों हमें 35 साल बाद आजादी मिली? सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला। एक बात तो क्लियर है, आज 70 साल बाद भी सावरकर जी की कहानी 99% लोगों को नहीं पता है, और जिन्हें पता भी है उन्होंने अपने फायदे के लिए सावरकर जी की कहानी को तोड़ा ममोड़ा है। और इसलिए आज इस वीडियो में हम सावरकर जी की पूरी कहानी को डिटेल में समझेंगे। स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर वो पहले क्रांतिकारी थे जो भारत को आजाद कराने की मुहिम कांग्रेस से 31 साल पहले यानी 1899 में शुरू किया था। वो मैजनी की आइडियोलॉजी से इंस्पायर थे जिन्होंने यंग इटली ग्रुप बनाकर वहाँ के छोटे छोटे फ्रेंच किंगडम के विद्रोह में आर्मी रेवोल्यूशन किया था और इटली को एक करके उसे सही मायने में आजादी दिलाई थी। मार्क्सिज्म ने अखंड इटली बनाया था, हम अखंड भारत बनाएंगे। इसीलिए यंग इटली से प्रेरणा लेकर उन्होंने साल 1904 में नासिक महाराष्ट्र में अभिनव भारत की स्थापना की। इस ग्रुप का सिर्फ एक ही मकसद था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक आर्मी रेवोल्यूशन करना, यानी भारत से ब्रिटिश सरकार को हथियार के दम पर मार मार कर देश से बाहर निकालना। अब ये कर पाने के लिए 3 चीजें जरूरी थी। 1, देश के हर युवा में आर्म रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजी यानी हथियार बंद क्रांति की आइडियोलॉजी को फैलाना। 2, ब्रिटिश विरोधी सरकारों से यानी फॉरेन आर्मी से मदद लेना। और 3, इंडिया के क्रांतिकारियों को हथियार सप्लाई करना। अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए 1906 में सावरकर जी खुद लंदन गए और लंदन आते ही उन्होंने सबसे पहले फ्री इंडिया सोसाइटी की शुरुआत की, जिसका भी यही मकसद था, अंग्रेज को भारत से खदेड़ना। यस, उन्होंने लंदन आते ही अंग्रेजों के जमीन से ही बगावत करना शुरू कर दिया था। इनकी ये फ्री इंडिया सोसाइटी हर संडे मीटिंग रखती थी जिसमें सावरकर जी अलग अलग देशों के रेवोल्यूशन जो भी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे उनके साथ मिलके ये प्लान करते थे कि हम अपने अपने देशों में ब्रिटिश सरकार को ओवरथ्रो कैसे कर सकते हैं। और इस मीटिंग में रशियन रेवोल्यूशन के फादर लेनिन भी आया करते थे। एंड आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन वो खुद सावरकर जी के एक स्टूडेंट थे। बेसिकली सावरकर जी भारत में एक बड़े क्रांति की बीज बो रहे थे। वो नकली किताबों में पिस्टल और वेपन्स को इंडिया में स्मगल किया करते थे। बम बनाना सीखकर भारत में उन्होंने कई सारे बम फैक्ट्री तक खोल दिए थे। We need to learn how to make bombs.
और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने कई सारे किताबें और आर्टिकल लिखी जिसके थ्रू वो अपने स्वतंत्र भारत की इस मुहिम को देश भर में फैला रहे थे और ये चीजें काम भी कर रहा था। धीरे धीरे उनकी ये आइडिया भारत के हर इंसान तक पहुंच रही थी, जिसके बाद कुछ भारतीयों ने इंडिया में सीक्रेट बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री तक शुरू कर दी थी और कई क्रांतिकारियों ने इनसे इंस्पायर होकर लोन वुल्फ अटैक कंडक्ट करना शुरू कर दिए थे। लोन वुल्फ अटैक का मतलब ये हुआ कि एक क्रांतिकारी अकेले एक या कुछ ब्रिटिशर्स के ऊपर हमला करके उनको मार डालते थे और ऐसे अटैक पूरे भारत में काफी बढ़ चुका था, जैसे कि 1908 में हुए खुदीराम बोस जी का अटैक जिन्होंने ब्रिटिश पर हमला किया। वंदे मातरम। 1909 में मदन लाल जी ने उनके फॉरेन सेक्रेटरी को मार दिया। 1910 में कनारे जी, 1931 में भगत सिंह जी, 1940 में उधम सिंह जी। मानो सिर्फ एक इंसान की आइडियोलॉजी से पूरा का पूरा भारत अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने लग गए थे। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार में काम कर रहे हमारे इंडियन सोल्जर्स को भी जगाना शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि सारे इंडियन सिपाही जो ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे हैं वो एकजुट हो और अंग्रेजों पर हमला करें। ऐसा करने के लिए उन्होंने कई सारी किताबें की कॉपी गुरुमुखी और पंजाबी भाषा में ट्रांसलेट करके सिपाहियों तक पहुंचाई, स्पेशली सिख सिपाहियों तक। लेकिन बस भारत ही नहीं, सावरकर जी ने ये आइडियोलॉजी भारत के बाहर भी फैलाना शुरू किया और उन्होंने फॉरेन देशों से इंडिया के इंडिपेंडेंट के लिए मदद मांगनी भी शुरू कर दिए थे। उन्होंने अभिनव भारत की ब्रांचेस धीरे धीरे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका जैसे देशों में शुरू किए थे। इनफैक्ट जब 1940 में सावरकर जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी मिले, तब भी उन्होंने नेताजी को बताया कि इंडिया से बाहर जाओ और ब्रिटिश विरोधी देशों से इंडिया के लिए मदद मांगना शुरू करो। इस दौरान माहौल ऐसा बन चुका था कि ब्रिटिश सावरकर जी को द डेंजर सावरकर कहकर बुलाया करते थे और इन्हें अरेस्ट करना चाहते थे और ये बात सावरकर जी को भी पता चल चुका था और इसीलिए वो लंदन से उस दौरान पेरिस शिफ्ट हो गए थे। लेकिन क्योंकि ब्रिटिश को उनका पता नहीं मिल पा रहा था, वो उन्हें नहीं पकड़ पा रहे थे, तो इस कारण से वो अभिनव भारत के क्रांतिकारियों को पकड़कर उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर दिया। लेकिन अपने साथियों को सजा मिलते हुए देख सावरकर जी फिर से लंदन आए और सामने से उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब क्या ऐसा कोई डरपोक इंसान भागने के बाद अपने साथियों को बचाने के लिए खुद ही खुद को सरेंडर करवा सकता है, और ये जानते हुए कि ब्रिटिश उनके साथ बद से भी बदतर जुर्म करने वाला है। इसके बाद आखिर में 13 मार्च 1910 को वीजिंग वॉर अगेंस्ट द किंग यानी कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह, उनके खिलाफ बड़े जंग की तैयारी करने की जुर्म में सावरकर जी को अरेस्ट करके जेल में कैद कर दिया गया। देखो, असल में ब्रिटिशर्स न डर चुके थे क्योंकि सावरकर जी के आइडियोलॉजी से इंडिया में उभर रही विद्रोह ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। देश में बढ़ रहा लोन वुल्फ अटैक, इंटरनेशनली दूसरे देशों के मिलिट्री के साथ मिलकर रिवोल्ट की तैयारी, प्लस दूसरी तरफ नेताजी की INA की तैयारी और ब्रिटिश मिलिट्री में भी इंडियन सेना का विद्रोह शुरू हो गया था। और इतना सब कुछ सिर्फ एक इंसान की आइडियो की वजह से हो रहा था। ब्रिटिशर्स ने सावरकर जी को एक आतंकवादी घोषित कर दिया था, यानी कि वो अंग्रेजों के लिए एक आतंकवादी थे। उन्हें मालूम पड़ चुका था कि उनकी आइडियोलॉजी उनका भारत को 1912 में ही यानी 35 साल पहले ही आजादी दिला सकता है, और इसी वजह से इस आइडियोलॉजी को दबाने के लिए उन्हें सावरकर जी को ही कैद करना पड़ा और पूरे 2 बार उन्हें काला पानी जैसी एक भयानक सजा, काला पानी की सजा सुनाई गई। सावरकर जी वो पहले इंसान है जिन्हें अपने जीवन काल में 2 बार काला पानी की सजा सुनाई गई। और आप सब वो कहानी जानते ही होंगे कि एक बार मौत आ जाए पर काला पानी की सजा न आए। सोचो इस नर्क में सावरकर जी को किस हद तक सजा दी होगी। ऐसे जगह थी जहाँ कई दिनों तक पानी पीने तक नहीं मिलता था। उन्हें वहाँ तेल निकलवाया जाता, जिसके लिए उन्हें बैल की तरह बांधा जाता और उनसे पूरा दिन बस गोल गोल चक्कर लगवाया जाता, वो भी बिना रुके, क्योंकि एक बार रुकने पर उन्हें 100 कोरों की मार पड़ती थी। कई दिनों तक उन्हें बैठने नहीं दिया जाता था, सिर्फ खड़ा रखा जाता था। सारा गला खाना खिलाया जाता था। वो जिस सेल में कैद थे वहाँ कोई वॉशरूम भी नहीं था और इसलिए उन्हें वहीं खाना, वहीं सोना और वहीं शौचालय करना पड़ता था।
कभी उन्हें 24 घंटे जंजीरों में बांधा जाता तो कभी उन्हें 6-6 महीने तक एकांत कारावास दिया जाता। अब इतना जुल्म सहने के बाद बड़े से बड़ा आदमी भी सहम जाएगा, झुक जाएगा, पर सावरकर जी वीर थे, सहनशील थे। वो न घोड़ों से डरे और न ही काला पानी से। तो अब सवाल ये आता है कि सावरकर जी ने ये लेटर क्यों लिखा, जहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं ब्रिटिश के गुलाम बन के रहने के लिए तैयार हूँ। क्या सच में सावरकर जी डर गए थे उनसे? तो देखो, इस बयान के पीछे कारण है ये लेटर जो 14 नवंबर 1913 को सावरकर जी ने होम सेक्रेटरी को लिखा था। अगर आप इस लेटर को बिना कोई कंटेक्स्ट को समझे तो आपको ऐसा जरूर लगेगा कि सावरकर जी अंग्रेज के गुलाम थे, लेकिन पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना इम्पोर्टेंट है। इस लेटर के पीछे उनकी 2 स्मार्ट स्ट्रेटेजी थी, 2 रीजन थे। पहला, ओटोमन एम्पायर का खतरा। सावरकर जी वो विजनरी इंसान थे जो भारत में आने वाले एक बहुत बड़ा खतरा पहले से ही पहचान चुके थे। ये बात 1919 से 1922 के बीच की है, जब पूरे इंडिया में खिलाफत मूवमेंट अपने पीक पर था। इसी दौरान हमारे इन 3 फ्रीडम फाइटर, जिनमें मौलाना आजाद भी शामिल थे, उन्होंने टर्की के कैलीफ और अफगानिस्तान के अमीर को लेटर लिखकर इनवाइट किया कि वो इंडिया आए और यहाँ से ब्रिटिश राज को हटाए और भारत में एक इस्लामिक रूल स्थापित करें। लेकिन सावरकर जी ये देख चुके थे कि मुस्लिम राज में इंडिया की क्या हालत हुई थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि उस वक्त इंडिया के लिए इस्लामिक रूल से बेटर ब्रिटिश रूल है। और ऊपर से उस वक्त ब्रिटिश मिलिट्री में मुस्लिम सोल्जर की परसेंटेज भी काफी हाई थी। तो सोचो, अगर इस्लामिक इन्वेजन इंडिया में आते तो काफी हाई चांसेस थे कि मुस्लिम सोल्जर उस रूल को सपोर्ट करते, कैलीफ को सपोर्ट करते। और इसलिए सावरकर जी ने अपने खत में कहा कि मैं आपके शासन के कायदे में रहकर ही अपना काम करूंगा और अपने हिंदू भाइयों को भी ब्रिटिश मिलिट्री में शामिल होने के लिए फोर्स करूंगा। और ऐसा उन्होंने करवाया भी। हिंदुओं को उन्होंने आर्मी में भर्ती करवाया। वो एक और बात भी जानते थे कि देश आजाद होते ही उसका बंटवारा होगा और ये होते ही पाकिस्तान भारत पर हमला कर देगा और तब भी यही हिंदू सोल्जर्स इंडिया को बचाएंगे। और सरप्राइजिंगली ऐसा ही हुआ। पार्टीशन होने के बाद जब पाकिस्तान ने हम पर हमला किया तब उस वॉर में हमारे इन्हीं सोल्जर्स ने हमें जीत दिलाई। लेकिन सावरकर जी की दूसरी इससे भी बड़ी स्ट्रेटजी थी, अभिनव भारत मूवमेंट। जिस मूवमेंट को उन्होंने 1904 में शुरू किया था उसे पूरा अंजाम देने के लिए उन्हें जेल से बाहर निकलना जरूरी था, ताकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी रुकी हुई मूवमेंट फिर से शुरू कर सके। और यही 2 रीजन की वजह से उन्होंने वो लेटर ब्रिटिशर्स को लिखा, क्योंकि शुरू से ही उनका विजन था आजाद भारत, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। अब सवाल ये आता है कि आखिर सावरकर जी का जब आजादी में इतना बड़ा योगदान है तो ये चीज हमसे क्यों छुपाई गई, देश से क्यों छुपाया गया, हमें एक गलत इतिहास क्यों पढ़ाया गया? अगर वो इतने वीर थे, विजनरी थे, तो हमें ऐसा क्यों बताया गया कि वो एक गद्दार थे, ब्रिटिश के नौकर थे, एक माफी वीर थे? वेल, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है मौलाना आजाद का। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि जब खिलाफत मूवमेंट पीक पर था तब मौलाना आजाद ने ओटोमन कैलिफेट को इंडिया को इन्वाइट करने के लिए इनवाइट किया था, जिसका यही प्लान सावरकर जी ने फेल कर दिया। और आप जानते ही होंगे कि मौलाना आजाद हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो अब आप ही बताओ, क्या वो सावरकर जी की रियल स्टोरी बुक में आने देते, हमें सिखाते? और यही सबसे बड़ा रीजन है कि हमें कभी भी हमारे इतिहास के वीर सावरकर जी के बारे में नहीं बताया गया। हमें जानबूझ के ये इतिहास पढ़ाया गया कि इंडिया को आजादी सिर्फ शांति से मिली है। और गाइस, गांधी परिवार के कुछ लोग हैं जो सावरकर जी के बारे में सवाल उठाते हैं, लेकिन अगर उनसे उनकी इतिहास पूछ लिया जाए तो उनकी हवा टाइट हो जाएगी। अगर उनसे पूछा जाए कि आप नेहरू से गांधी कैसे बने तो उनके पास ये जवाब नहीं होगा। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि इंदिरा नेहरू इंदिरा गांधी कैसे बनी तो आप इस वीडियो को देखो, हाईएस्ट रिकमेंडेड है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर ठोकना। और गाइस, आप इस QR कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपको आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो। एज ऑलवेज गाइस, डोंट बिलीव ब्लाइंडली, टेक क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।